हाँ जी, कैसे हो? एक बार फटाफट बताओ रिप्लाई करके। एक बार सारे के सारे फटाफट रिप्लाई करके बताओ कैसे हो। बढ़िया सर आप हो? दिखाई नहीं दे रहे। काफी दिनों बाद क्लास ले रहे हैं अपन, और फर्स्ट ईयर के अंदर आप सभी लोग प्रमोट भी हो गए, ये भी आप लोगों को पता है। तो आप लोग मुझे फटाफट रिप्लाई करके बताओ कि आप लोगों को आवाज और बोर्ड सही दिख रहा है। सर सबको अनम्यूट करो, ये फर्स्ट ईयर में बोलते हैं ना प्रमोट तब होकर बोर्ड नहीं कैसा लग रहा दिखेगा है, सर। इस बात का भी रिप्लाई करना। सर सबको अनम्यूट करो पहले, तब नहीं, बोर्ड अब नहीं दिखेगा। आ रही साउंड प्रॉब्लम, सबकी आवाज आ रही है अभी भी। सर सबको चलो अब ध्यान दो ना बोर्ड पे, सुनना। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों की एग्जाम नहीं लगी, ठीक है। अब आप ये मान के चलो कि सेकेंड ईयर के अंदर तो लगेगी। और दूसरी बात मैं बताऊं कि जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो काफी लेंथी है। ये बात मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर भी आप लोगों को कई बार बोला है कि सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो काफी लेंथी है और काफी बड़ा सिलेबस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो अपना पेपर स्टार्ट होगा वो बड़ा पेपर स्टार्ट होगा, जो सबसे बड़ा लेंथी पेपर है। वैसे तो 2 पेपर 3 में से ज्यादा लेंथी है, एक ठीक ठाक है ऐसे कह सकते हैं। लेकिन जो पेपर सबसे बड़ा लेंथी है, सबसे ज्यादा टिपिकल माना जाता है, सबसे ज्यादा टाइम लेता है, सबसे ज्यादा समझने का है, वो पेपर हर साल अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अपनी जो शुरुआत होगी यहाँ पे वो होगी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सेकेंड ईयर के अंदर पेपर नंबर कौन सा है तुम्हारे, तीसरा पेपर है, यानी थर्ड नंबर का जो पेपर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। और उस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पेपर से क्या करेंगे, अपन शुरुआत करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को पहले पेपर का नाम बता देता हूं। तो पहला पेपर है आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा गतिकी। दूसरा पेपर है आप लोगों का मैथमेटिकल फिजिक्स यानी गणितीय भौतिकी। और जो तीसरा पेपर है आप लोगों का वो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर तीनों पेपर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो डर लगता है स्टूडेंट को वो लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके। क्यों लगता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक लेंथी पेपर है। पिछली बार भी लगभग 7 महीने के अंदर जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी कंप्लीट हुई थी, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हुई थी पिछले सत्र के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही लेंथी पेपर है। अब अपन को 7 महीने तो गवाने नहीं है पिछली साल की तरह। पिछले साल तो लेट भी स्टार्ट हुआ था काफी, और ऑनलाइन भी थोड़ा सेटअप नहीं हो पाया था। पिछले साल का अलग सेटअप था, इस साल का अलग सेटअप है ऑनलाइन का। तो पिछली बार की कहानी थी। लेकिन जो अब की बार आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगी वो हम चाहते हैं कि 3-3.5 महीने के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी क्या कर दे, अपन कंप्लीट कर दे। अब मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉनिक्स टिपिकल क्यों है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो बीटेक करते हैं वो बंदे इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ते हैं 4 साल, और उसी इलेक्ट्रॉनिक्स को तुम्हें कितने मंथ के अंदर कंप्लीट करना है, 3 मंथ के अंदर कंप्लीट करना है। वहां पे वो बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, उतनी नहीं अपने पास में डिटेल के अंदर, लेकिन जितनी अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे अपन पढ़ेंगे उतनी अपन को पर्याप्त रूप से ढंग से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले करें प्रारंभ। एक बार फटाफट रिप्लाई कर दो, कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। क्योंकि तुम्हें क्या बताना कि पहला पेपर कितने नंबर का है, दूसरा कितने का है, तीसरा कितने का है, इस बातों से आप लोग सब परिचित हो कि पहला पेपर 33 नंबर का है, दूसरा 33 नंबर का है, तीसरा 34 नंबर का होता है, 50 का प्रैक्टिकल होता है। ये कोई बताने का मुद्दा नहीं है। बताने का मुद्दा इतना सा है कि तुम फर्स्ट ईयर के अंदर तो होने की तुम्हें ये सारी चीज बताई जाए। पेपरों के नाम मैंने आप लोगों को बता ही दिए। पेपर नंबर थर्ड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है, बहुत ही लेंथी पेपर है। समय वेस्ट करने का यानी टाइम वेस्ट करने का कोई इसके अंदर मतलब ही नहीं है, समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। बस इसके अंदर अपन को पढ़ना है, समझना है, और बहुत डिटेल के अंदर पढ़नी है इलेक्ट्रॉनिक। जैसे लास्ट ईयर चली थी बहुत डिटेल के अंदर, उसी तरीके से इस साल भी क्या करना है, अपन को डिटेल के अंदर समझनी है। तो एक बार रिप्लाई करो, अपन स्टार्ट करें। चलो 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 चलो, बोर्ड का स्वागत करेंगे, लिखेंगे है ना। चलो रे, शुभ काम करने से पहले मीठा हो जाए।
अब तुम यहाँ पे तो हो नहीं। हाँ, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अब की बार सबसे जो चेंज है वो क्या चेंज है अब की बार अपने पास में, अब की बार इतना चेंज किया है अपन ने। पहला चेंज मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट चेंज इस साल ये है कि जो पिछली बार जो ऑनलाइन और ऑफलाइन एक साथ चलती थी वो अब की बार सेपरेट चलेगी। ऑनलाइन अलग टाइम पे चलेगी, ऑफलाइन अलग टाइम पे चलेगी। मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन सिलेबस ऑफलाइन से थोड़ा जल्दी होगा। उसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर एक बार बोर्ड भरा रुक जाते थे, इसके अंदर रुकने का काम नहीं है। बोर्ड भरा, ऊपर किसका दिया, डेरिवेशन स्टार्ट, फिर ऊपर किसका दिया, डेरिवेशन स्टार्ट, फिर ऊपर किसका दिया, डेरिवेशन स्टार्ट, या स्लाइड चेंज करते जाएंगे, स्टार्ट करते जाएंगे, फिर आपको उतारने के लिए हम बोल देंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा उससे काम। अब की बार जो क्लास चलेगी वो इस पैनल पे चलेगी, डिजिटल बोर्ड पे चलेगी आप लोगों की। अभी तो मैं जो अपना पिछले सत्र के अंदर जो मोबाइल यूज करता था उसी से क्लास ले रहा हूँ आज तो, है ना, क्योंकि कैमरे वगैरह नहीं लगे हुए हैं, लेकिन प्रॉपर मुझे इसका इंस्टॉलेशन पता नहीं है कि किस तरीके से वर्क करेंगे, तो इसलिए मैंने क्लास का प्रारंभ तो इसी से कर दिया। बाकी बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आप लोगों को अब की बार की क्लासें मिलेंगी। दूसरी बात, हर क्लास का आप लोगों को हम कोशिश करेंगे कि एक शॉर्ट भी मिले। शॉर्ट का मतलब ये होता है कि 5 या 7 मिनट या 10 मिनट का उसका शॉर्ट मिले। जैसे 1 घंटे की क्लास होगी तो उसका शॉर्ट मिले 5 या 7 मिनट का, जिसके अंदर केवल जो टॉपिक पढ़ा है उसकी सारी स्लाइड रहेगी, उस स्लाइड के अंदर अपन केवल समझाते चले, और वो भी आपको अवेलेबल रहेगा, जिससे क्या है कि आप एग्जाम टाइम पे देखो तो आप लोगों को रिवाइज करने के अंदर दिक्कत ना हो। और भी काफी सारा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करिए, तो धीरे धीरे सारी चीजें क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। अभी थोड़ी लाइटिंग भी कम है यहाँ पे इस रूम के अंदर, ठीक है। अब जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास लेंगे उनका टाइम भी मैं आज आपको बता दूंगा कि उनका टाइमिंग क्या रहेगा। ये कल से स्टार्ट होगी या 15 से स्टार्ट होगी ऑफलाइन क्लासें, ठीक है ना, वो भी सारा का सारा बता देंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं इस बोर्ड का, चलेगा। ये बैकग्राउंड कलर ये ठीक लगे नजर आ रहा है? एक बार मुझे इतना सा रिप्लाई कर दो, ये बैकग्राउंड कलर ठीक नजर आ रहा है? ये चलेगा ये बैकग्राउंड कलर? रिकॉर्डेड एप्लीकेशन पे मिलेगी, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास एप्लीकेशन पे मिलेगी, ठीक है। चलो, हाँ सही है, क्योंकि मैंने कई बैकग्राउंड चेंज करके देखे थे। अभी क्या प्रॉपर लाइटिंग नहीं है ना, नहीं तो व्हाइट भी ले सकते हैं अपन पीछे, ब्लैक भी ले सकते हैं, लेकिन क्या प्रॉपर लाइटिंग के कारण मुझे ये थोड़ा सा ये वाला बैकग्राउंड क्या नजर आ रहा था, ठीक नजर आ रहा था। चलो, तो सबसे पहले वही फिजिक्स के अंदर आप लोगों को पता है यूनिट कितनी होती है अपने, 4 यूनिट होती है। और मैं बता दूं आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चारों की चारों यूनिट बड़ी यूनिट है, ठीक है ना, छोटी यूनिट नहीं है। दूसरी बात, पहली यूनिट इजी है, इजी से बढ़ता जाता है मामला, सेकंड आती है मामला और बढ़ जाता है, और जैसे ही थर्ड आती है तो सुपर यूनिट है थर्ड इसकी, ये मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स की तीसरे नंबर की यूनिट, जो सबसे ज्यादा टिपिकल मानी जाती है और सबसे ज्यादा समझने की भी है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बता दूं, हर लाइन के अंदर आपको समझना ही समझना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हर डायग्राम के अंदर आप लोगों को क्या करना है, समझना ही है, ठीक है। चलो, तो अपन अब स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। कलर अपना ठीक है। चलो, सबसे पहले बात करते हैं अपन आपकी यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यूनिट फर्स्ट का नाम मैं बता दूं आप लोगों को, ये है, इसके अंदर 2 चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है उसके अंदर परिपथ विश्लेषण की बात की जाएगी, सर्किट को लेकर बात की जाएगी। और जो दूसरा चैप्टर है इसी यूनिट का, वो है आपका सेमीकंडक्टर का। इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, अपन पहली यूनिट पे ही बात करेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड तो आपका है अर्धचालक, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर का। और जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये आपका है परिपथ विश्लेषण से रिलेटेड, परिपथ विश्लेषण, ठीक है। ये वाला चैप्टर क्या है, इससे रिलेटेड है। जो पहला चैप्टर है वो परिपथ विश्लेषण से रिलेटेड है, यानी इसके अंदर कुछ परिपथ के बारे में समझेंगे, छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, किरचॉफ का नियम है, कुछ थ्योरम्स हैं। और सेकंड चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, ठीक है।
जितना आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर पढ़ा है वो पर्याप्त नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 12th क्लास के अंदर आपका एक चैप्टर है वो मुश्किल से 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन के अंदर स्कूल लेवल पे क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। वो बहुत ही कम है। यहाँ हर चीज के ऊपर बहुत डिटेल के अंदर स्टडी होने वाली है। आपको खींच खाच के 12वीं क्लास के अंदर ट्रांजिस्टर पढ़ा दिया गया होगा कितने दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। यहाँ पे लगभग ट्रांजिस्टर चलता है कम से कम 15-20 दिन के आसपास ट्रांजिस्टर चलता है, ठीक है ना। तो काफी लेंथी है ये चीजें, है ना। चलो, तो अपना जो सबसे पहले चलेगा वो चैप्टर नंबर 1 चलेगा, वो है परिपथ विश्लेषण। अब मेरी बात सुनना छोटे से, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शुरुआत है ना वो छोटे बेसिक से लेके है। आपको बेसिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, ध्यान रखना। तो अपन जो स्टार्टिंग की जो क्लास है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अभी आपको समझाऊंगा वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, कैपेसिटर का काम क्या होता है, इंडक्टर का काम क्या होता है, किरचॉफ के नियम कैसे लगते हैं, सर्किट के अंदर करंट कैसे ज्ञात करेंगे, वोल्टेज कैसे ज्ञात करेंगे। ये सारा का सारा ये पहला चैप्टर है ना, इसी के अंदर बेस है, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर है ना ये बेसिक है। अगर चैप्टर नंबर 1 नहीं समझोगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ के अंदर तो पहुंच ही नहीं पाओगे। मतलब कि आगे की जो यूनिट आएंगे या चैप्टर आएंगे उसके अंदर बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मामला, ठीक है ना। तो सुनो, सबसे पहले आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शुरुआत है वो कहां से है आप लोगों के सेकंड ईयर के अंदर, वो है कुछ डेफिनेशन को लेके क्या है, इसकी स्टार्टिंग है। डेफिनेशन को लेकर स्टार्टिंग है। अब देखो डेफिनेशन आपको कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रटनी नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई डेफिनेशन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रटनी नहीं है, इस चीज का आप लोग ध्यान दोगे, ठीक है। हर डेफिनेशन को डायग्राम से ही हमको क्या करना है, समझना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आज तो केवल मैं आपको समझाऊंगा, कल से लिखवाएंगे भी समझाएंगे भी। तो बेसिक चीजों से लेके अपन यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है डेफिनेशन को लेकर, वो है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स क्या होता है। यानी वोल्टता स्रोत और धारा स्रोत क्या है, आदर्श वोल्टता स्रोत, वास्तविक वोल्टता स्रोत क्या है, आदर्श धारा स्रोत और वास्तविक धारा स्रोत क्या है। तो सबसे पहले तो आज की क्लास के अंदर अपन केवल और केवल किसकी बात करेंगे, वोल्टता स्रोत की ही क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अब मैं जो जो यहाँ समझाने वाला हूं वो आप लोग ढंग से बिल्कुल समझते चलना, एक एक लाइन को बड़े अच्छे से। देखो सबसे पहले बात करेंगे अपन वोल्टता स्रोत की, वोल्टता स्रोत की। मैं इसकी डेफिनेशन जो लिखी हुई है बुक के अंदर वो नहीं रटाऊंगा आप लोगों को, मैं आपके माइंड के अंदर ये बात फिट कर दूंगा पूर्ण रूप से कि वोल्टेज सोर्स के जो पार्ट है, आदर्श वोल्टता स्रोत क्या है, वास्तविक वोल्टता स्रोत क्या है। चलो आ जाओ समझना, एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको बेसिक लेकर। देखो जो मैं हर साल ही समझाता हूँ, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए ये आपके पास एक बैटरी है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास में एक बैटरी है, ध्यान दो। और इस बैटरी के अंदर 2 टर्मिनल लगे हुए हैं, ये क्या है, टर्मिनल है, ठीक है? इसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको कहते हैं अपन क्या, नेगेटिव टर्मिनल। एक बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे वोल्टेज सोर्स क्या होता है। आपके एग्जाम में पूछता है वोल्टता स्रोत और धारा स्रोत क्या है समझाइए, या आदर्श वोल्टता स्रोत और वास्तविक वोल्टता स्रोत क्या है समझाइए। 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन है यहीं से आता है, दिखता है पहले चैप्टर से, यहीं से पहले पेज को पलटेगा यही दिखेगा उसे, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स क्या है, यहीं से क्वेश्चन लगा देता है वो एग्जाम के अंदर, ठीक है। देखो तो ये हमारे पास में एक बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब ध्यान देना, मान लो ये वाली जो बैटरी है ना, ये बैटरी क्या करती है, 12 वोल्ट जनरेट करती है। कितना वोल्ट जनरेट करती है, 12 वोल्ट। ये बैटरी कितना वोल्ट जनरेट करती है, 12 वोल्ट। तो मैं लिख देता हूं ये वाली जो बैटरी है ये जनरेट करती है कितना वोल्ट, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट जनरेट करने का मतलब हो गया ये वाली बैटरी जो डेवलप करेगी, उत्पन्न करेगी, वो कितना वोल्ट उत्पन्न करेगी, 12 वोल्ट क्या करेगी, उत्पन्न करने वाली है।
तो इसका ये वाली जो बैटरी है ये कितना वोल्टेज डेवलप करने वाली है, 12 वोल्ट डेवलप करती है, ठीक है ना। कितना वोल्ट, 12 वोल्ट। अपन एग्जांपल से समझ रहे हैं। ये दो टर्मिनल हैं, अगर मैं इन दोनों टर्मिनल के एक्रॉस वोल्टेज मापूं, और मान लो मैंने इन दोनों टर्मिनल के एक्रॉस वोल्टेज मापा और वो वोल्टेज भी मुझे कितना मिल गया, 12 वोल्ट मिला। कितना मिला, 12 वोल्ट मिला। बैटरी ने कितना वोल्टेज डेवलप किया, 12 वोल्ट डेवलप किया, और इन टर्मिनल पर हमको कितना वोल्टेज मिला, 12 वोल्ट मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना वोल्टेज ये बैटरी जनरेट कर रही है, डेवलप कर रही है, उत्पन्न कर रही है, उतना ही वोल्टेज हमें क्या मिल गया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के एक्रॉस मिल गया। अगर उतना ही वोल्टेज मिल गया तो इसका मतलब ड्रॉप वोल्टेज कितना हुआ, ड्रॉप वोल्टेज हुआ 0 वोल्ट। ड्रॉप वोल्टेज का मतलब समझते हो क्या है, ड्रॉप वोल्टेज का मतलब यह है कि जितना इस बैटरी ने डेवलप किया ना, उतना ही हमको यहां मिल गया। तो इसका मतलब ड्रॉप तो कुछ हुआ ही नहीं, खत्म तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ पे कि जो ड्रॉप वोल्टेज है ना, ड्रॉप वोल्टेज, वो ड्रॉप वोल्टेज कितना है यहाँ पे, 0। कितना है, 0 है। अब मुझे आपसे क्वेश्चन करना है कि अगर ये बैटरी 12 वोल्ट डेवलप करती है और इन टर्मिनल के एक्रॉस भी हमें 12 वोल्ट मिलता है, तो इसका मतलब ड्रॉप वोल्टेज कितना हो गया, 0 हो गया। ड्रॉप वोल्टेज 0 होने का मतलब क्या हुआ, ड्रॉप वोल्टेज 0 होने का मतलब क्या हुआ, सुनना। ड्रॉप वोल्टेज 0 होने का मतलब ये हुआ कि यहां किसी प्रकार का कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। अगर कोई आंतरिक प्रतिरोध होता ना, तो उस आंतरिक प्रतिरोध पर क्या होता, वोल्टेज ड्रॉप होता। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस यहां है ही नहीं। अगर आंतरिक प्रतिरोध होता, अगर प्रतिरोध होता तो वोल्टेज भी क्या होता, ड्रॉप होता। लेकिन यहां पे अगर ये बैटरी 12 वोल्ट जनरेट कर रही है और 12 वोल्ट की हमको इन टर्मिनल पर मिल जाता है, तो इसका मतलब ड्रॉप वोल्टेज 0 हो गया। ड्रॉप वोल्टेज 0 हो गया तो समझ जाना कहानी कि आर इनका मान कितना है, 0 है। आर इनका मान कितना है, 0 है। आर प्रतिरोध को इंडिकेट करता है, इन किसको इंडिकेट करता है, आंतरिक प्रतिरोध को इंडिकेट करता है। अगर ड्रॉप वोल्टेज 0 है तो समझ जाना आर इन क्या हो गया, आप लोगों का 0 हो गया। अब आ जाओ, अब एक काम करते हैं अपन, सुनना, सुनो, समझना। देखो, एक दूसरी बैटरी और लेते हैं अपन, ये लीजिएगा, मैंने दूसरी बैटरी ले ली। समझना सारे के सारे, ये मैंने क्या ले ली, दूसरी बैटरी ले ली। और इसके भी दो टर्मिनल बना देते हैं अपन, एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल ये रहा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। मान लीजिए ये वाली बैटरी डेवलप करती है कितना वोल्टेज, 12.3 वोल्ट क्या करती है, डेवलप करती है। 12.3 वोल्ट ये बैटरी क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, उत्पन्न कर रही है। कितना वोल्ट, 12.3 वोल्ट ये बैटरी क्या कर रही है, उत्पन्न कर रही है। अब मान लो यहां पे इस टर्मिनल पर हमें मिलता है कितना वोल्टेज, इस टर्मिनल के एक्रॉस हमें कितना वोल्टेज मिलता है, 12 वोल्ट मिलता है। कितना वोल्ट मिलता है, 12 वोल्ट मिलता है। तो मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पे जो ड्रॉप वोल्टेज है वो कितना हुआ, वो कितना हुआ। देखो ये बैटरी है, ये बैटरी ने जनरेट कर दिया कितना वोल्ट, 12.3 वोल्ट इस बैटरी ने क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। इन टर्मिनल पर हमको कितना वोल्ट मिला, 12 वोल्ट मिला। तो इसका मतलब जनरेट तो कर रही है 12.3, मिल कितना रहा है अपन को, 12 वोल्ट। तो इसका मतलब सीधी सी कहानी ये है कि यहाँ पे जो ड्रॉप वोल्टेज है ना, वो कितना हो जाएगा, ड्रॉप वोल्टेज कितना हो जाएगा, ड्रॉप वोल्टेज हो जाएगा 0.3 वोल्ट। कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, 0.3 वोल्टेज। अब मेरी बात सुनो, अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो आप ये कह सकते हो ना कि आर इन डज नॉट इक्वल टू 0। आप क्या कह सकते हो,
अगर वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो हम कह सकते हैं आर इन डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या कहेंगे? आर इन डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आ जाओ मेरी बात सारे के सारे ढंग से देखिए, रुको अब समझ। इस वाली कंडीशन के अंदर क्या हुआ, सुनना सुनना सुनना, देखो रुको, इस वाली कंडीशन के अंदर क्या हुआ सारे के सारे ढंग से समझना। सर आर इनका मान कितना हुआ? जीरो। ये जो जनरेट वोल्टेज है ना, इसको वी इन लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? वी इन लिखते हैं। यानी जो बैटरी वोल्टेज डेवलप कर रही है या जनरेट कर रही है वो कितना, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी इन से। और टर्मिनल पर जो वोल्टता मिल रही है उसको लिखते हैं वीटी से, वीटी से, है ना। तो देखो वी इन बराबर वीटी कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं? वी इन बराबर वीटी। तो इसी को कहते हैं आदर्श वोल्टता स्रोत। कहानी पकड़ में आएगी अब आप लोगों के? क्या पकड़ में आएगी? कहानी। और कहानी क्या है कि जो आदर्श वोल्टता स्रोत होता है ना, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जीरो होता है। और V इनका मान किसके बराबर हो जाता है? VT के। यानी जनरेटिंग या डेवलप वोल्टेज है ना, वो किसके बराबर हो जाता है? टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं अपन? आदर्श वोल्टता स्रोत। अब आ जाओ इसको देखो, हाँ जी, इधर की कहानी मतलब देखो, इसके अंदर आर इन डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी आंतरिक प्रतिरोध है। तो वास्तविक वोल्टता स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध जीरो नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात सुनना, यहाँ पे बी इनका मान बीटी के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि जब आर इन जीरो नहीं है तो बी इन भी बीटी के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो अगर 12.3 वोल्ट अगर ये बैटरी जनरेट कर रही है और टर्मिनल पर यदि 12 वोल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर आर इनका मान जीरो नहीं होगा। तो इसे कहते हैं वास्तविक वोल्टता स्रोत। इसे क्या कहते हैं रे? वास्तविक वोल्टता स्रोत कहते हैं इसे। चलो एक बार फटाफट रिप्लाई करके बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। एक बार फटाफट रिप्लाई करके बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ, मजा आया इस बात को समझने में? फटाफट रिप्लाई करो ये बात समझ में आई या नहीं आई। देखो मैं चाहता था आप लोगों को इसकी डेफिनेशन भी लिखा देता था। ज्यादातर क्या करते हैं नोट्स के अंदर तो आप लोगों को यही लिखा हुआ मिलेगा कि आदर्श वोल्टता स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध जीरो होता है, ठीक है। फिर उसका डायग्राम बना देते हैं। वास्तविक वोल्टता स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध जीरो नहीं होता। अब बताओ, सुनना मेरी बात, देखो आइडियल जो कंडीशन होती है ना, ये आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन कभी भी रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई वोल्टेज सोर्स होगा तो उसके साथ में अपन इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। अब वो 0.1 ओम का हो, 0.2 ओम का हो, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो कहानी ये है कि अच्छा वोल्टेज सोर्स कौन सा हुआ? अच्छा वोल्ट का स्रोत वो होता है जिसके लिए आर इनका मान क्या हो? कम से कम। अच्छा वोल्टेज सोर्स क्या है? वो है जिसके लिए आर इनका मान कम से कम, ठीक है, ज्यादा नहीं, आर इनका मान कम से कम हो, वो अच्छा वोल्टेज सोर्स होता है। भाई देखो ज्यादा होगा तो वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा, कम होगा तो वोल्टेज कम ड्रॉप होगा, ठीक है ना। ये कंडीशन तो रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो अपन कह सकते हैं कि आर इनका मान क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। तो ये वोल्टेज सोर्स की एक पूरी कहानी थी। अब इसी कहानी को अपन जो आपकी बुक की लैंग्वेज है ना, जो अपन लिखवाते हैं नोट्स लैंग्वेज, उसके अंदर भी आप लोगों को कल की क्लास के अंदर क्या करेंगे? समझाएंगे।
तो आप लोग फटाफट एक बार रिप्लाई कर दो कि ये बात ढंग से समझ में आई या नहीं। चलो चलो फटाफट रिप्लाई कर दो। रिवाइज आ गई आ गई आ गई ना? रिवाइज करना है, एक बार वीडियो को वापस देख लेना, ठीक है ना? हाँ जी आ गई। चलो 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 ना। अब देखो आज तो अपन ने हल्का फुल्का एक शुरुआत करनी थी, ठीक है? कल से अपना टाइम वही रहेगा 6 से 7। अभी कुछ दिन क्लास आपकी इसी पे चलाएंगे अपन, इस पर जूम एप्लीकेशन पर ही चलेगी अभी, सॉरी इस पे चलेगी जूम पे ही, फिर एप्लीकेशन पे अपन क्या कर देंगे, क्लास ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना? चलो पहली बात। दूसरी बात, अभी क्लास का टाइम क्या रहेगा आपका, 6 से 7 है, यही टाइम रहेगा आप लोगों का पूरे सत्र के अंदर, सेकंड ईयर का हमेशा यही टाइम अपना रहता है। ऑफलाइन का टाइम मैं शाम को, आज शाम तक बता दूंगा आप लोगों को ऑफलाइन का टाइम क्या रहेगा, और ऑफलाइन कल से स्टार्ट होगा या 15 से स्टार्ट होगा ये भी आप लोगों को बता देंगे। तो अपनी क्लास का टाइम रहेगा 6 से 7। कल से मैं लिखवाऊंगा भी वोल्टेज सोर्स का, जो बारे में जो जितना बताना था वो मैंने बता दिया। अब कल जो बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, बुक के अंदर बुक इसको कैसे समझाती है वो सारा भी समझाएंगे, लेकिन ये माइंड के अंदर रहेगा ना आप लोगों को, तो आप एग्जाम के अंदर गलत कर ही नहीं सकते, एग्जाम के अंदर बिल्कुल ढंग से लिख पाओगे, ठीक है ना? चलिए बोर्ड मिटा के दिखाना है, अरे बोर्ड मिटा के दिखाना है भाई, ये लो ये मिटन गया, ये बोर्ड मिटन गया, ये अब कोई कहेगा मिटन गया, अब हम कैसे उतारे, ये ले भाई, ये आ गया सारा वापस, मिटना हुआ भी वापस आ जाएगा, ठीक है? जो मिटन गया वो भी वापस आ जाएगा, हटा दो, गलती से मिटन गया वो भी वापस आ जाएगा, सब कुछ वापस आ जाएगा, कितनी स्लाइड बना लो कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया तरीके से, आप बिल्कुल कतई टेंशन मत लो, आपके लिए ही है ये सुविधा है, ठीक है ना? और जब हमारा मेन कैमरा चालू होगा अभी, ये तो मोबाइल से ले रहा हूँ, जब आपको बिल्कुल एचडी में दिखेगा, बिल्कुल खतरनाक तरीके की क्वालिटी दिखेगी, बढ़िया तरीके की, ठीक है ना? और माइक वगैरह ये भी महंगे वाले यूज होंगे, तो और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से दिखेगा, ठीक है? चलो मौज कर दी है ना, मौज कर दी और क्या, ठीक है ना? देखो इससे क्या है, आप लोगों को एक फायदा ही रहेगा कि अपना जो ऑनलाइन ऑफलाइन का अलग अलग रहेगा ना, तो डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं होगा, जैसे पहले होता था ना, उनको चुप करो, उनकी तरफ ध्यान, बीच बीच में वहां पे ध्यान दो, वो बातें करते थे, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब खत्म, मतलब सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है? तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं अपन, कल फिर वापस 6 बजे आएंगे अपन, फिक्स 6 से 7 ही चलेगा कल, कल लिखवाऊंगा भी, और वोल्टेज सोर्स की कहानी कल पूरी लिखी जाएगी, और करंट सोर्स के बारे में कल की क्लास के अंदर अपन समझाएंगे, ठीक है? तो आज के लिए आप लोगों का इतना ही, ठीक है ना? और बच्चों को, स्टूडेंटों को बोलते रहना, क्लास स्टार्ट हो गई, फर्स्ट ईयर का जो बैच है वो स्टार्ट होगा 15 तारीख से, ठीक है ना? वैसे कल से स्टार्ट करने का था, फर्स्ट ईयर का 15 तारीख से स्टार्ट होगा, टाइम वगैरह सब बता देंगे, ऐसे थर्ड ईयर का भी 15 तारीख से ही क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है? चलो हाँ ऑफलाइन का बता देंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, इसका करेंगे अपन कल, धन्यवाद। ऐप पे डलेगी आज की क्लास, है ना? बिल्कुल डलेगी ऐप पे आज की क्लास।